औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की सेकंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस। आज पहला वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर्स की डिटेल देखेंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट कर देंगे। आप सब अपनी कॉपीज बेटे खोल के रखिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो नोट्स होंगे आप साथ साथ बनाते रहेंगे। जिस तरह आप इंस्टीट्यूट में क्लास ले रहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी और उसी तरीके से आपको तमाम चीज़ें फराहम की जा रही होंगी। बेटे ये इस वक्त हमारे सामने टेबल ऑफ कंटेंट है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे पास बेटा टोटल 13 चैप्टर्स हैं। आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा जूलॉजी और बॉटनी होता है। अनफॉर्चुनेटली आपने एग्जाम्स नहीं दिए थे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड फर्स्ट ईयर ने, तो आपको पेपर पैटर्न का इतना इस वक्त अंदाज़ा नहीं और किस सवाल में कितना लिखना होता है, वक़्त कैसे मैनेज करना होता है। तो सेकंड ईयर में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे ताकि हम इन प्रॉब्लम्स में भी ना आएँ। तो 13 चैप्टर्स हैं और बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। अब ज़ूलॉजी और बॉटनी हमारे पास बिल्कुल मिक्स होता है, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से लेकर चल रहे होंगे। ज़ूलॉजी और बॉटनी अलग-अलग चैप्टर्स में डिफाइन नहीं हुआ होता, हम भी साथ लेकर चल रहे होंगे, लेकिन जहाँ-जहाँ जो-जो टॉपिक आता रहेगा मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। साथ-साथ हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे होंगे कि सवाल किस तरह पेपर में पूछा जाता है, शॉर्ट आता है, लॉन्ग आता है, किस ईयर में कैसे पूछा गया था, ये भी हम साथ-साथ ही डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का टाइटल है होम्योस्टैसिस और होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है? टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदरूनी एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। अब एक सवाल पूछा जाता है हमसे, डिफाइन होम्योस्टैसिस। देखिए आंसर के साथ नोट्स के साथ साथ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है कि किस प्रेजेंटेशन के साथ आप लिख रहे हैं। जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है होम्योस्टैसिस, तो ये आपकी मेन हेडिंग है जो आप सेंटर में लगाएंगे। फिर आप साइड हेडिंग लगाएंगे डेफिनेशन और आप इस तरह इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिखेंगे। बेहतर होगा अगर आप होम्योस्टैसिस को मार्कर से लिखें और बाकी चीजें आप अपने नॉर्मल पेन से लिखें, या फिर होम्योस्टैसिस आप ब्लैक पॉइंटर से लिख दें और बाकी चीज़ें आप ब्लू पेन से लिखें, तो आपकी कॉपी की प्रेज़ेंटेशन अच्छी होगी। साथ-साथ कॉपीज़ आपकी खुली हुई हैं, वीडियो पॉज़ करते रहना है आपको, डेफ़िनिशंस को अपने पास नोट डाउन करते रहना है। जैसे-जैसे चैप्टर हम आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपके नोट्स तैयार होते जाएँगे। किसी चीज़ को सुनना, देखना और फिर उसके बाद लिखना, ये चीज़ आपके ज़हन में कन्फर्म हो जाएगी और आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी और इसी तरह डेली वीडियो लेक्चर्स में हम इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे पूछा जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रेगुलेटेड बाय होम्योस्टैसिस इन द बॉडी, या फिर ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस, यानी होम्योस्टैसिस हमारी बॉडी में क्या-क्या मेंटेन करता है। तो हम कहते हैं सर बॉडी में होम्योस्टैसिस 3 चीजें मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है सर? इट इज द कंट्रोल ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। एक्सक्रीशन क्या होता है? टू रिमूव द अनवांटेड सब्सटेंसेस। और थर्मोरेगुलेशन क्या होता है? टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब इतना पार्ट आप लोग पॉज करके मैं यहाँ पर वीडियो पॉज कर दीजिए और यहाँ अपने पास नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम कहते हैं बेटा हमारी बॉडी में वाटर भी मौजूद है, सोडियम भी मौजूद है, सोडियम क्लोराइड है, मुख्तलिफ सॉल्ट्स मौजूद हैं, इनकी अपनी-अपनी कंसंट्रेशंस हैं। उन कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाएगा। अच्छा, अब ये बॉटनी का पार्ट भी है, ज़ूलॉजी का पार्ट भी है, चूँकि ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल्स में भी होती है, ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स में भी होती है। इसी तरह एक्सक्रीशन एनिमल्स में भी होती है, एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होती है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम तो कोई टॉक्सिक चीज़ नहीं खाते, तो फिर हमारी बॉडी में ये टॉक्सिक चीज़ें आती कैसे हैं? ये बिल्कुल वैसे ही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखते हैं कि आपके घर से कचरा निकलता है। अब आप कचरा तो लेकर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी डेली आपके घर से डस्टबिन भर जाता है और आप उसको बाहर फेंकते हैं। इसका मतलब ये था कि जो चीज़ें आप लाते हैं, उनकी थैलियाँ होती हैं, उनको खोलते हैं और उनको फिर आप फेंक रहे होते हैं, तो वो कचरा कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही हम कहते हैं कि सर हमारी बॉडी में जो चीज़ें आती हैं, उनसे मेटाबॉलिज़्म होता है और उसका आउट प्रोडक्ट टॉक्सिक निकलता है, उसे हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। और थर्मोरेगुलेशन में हम टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं। तीनों अलग-अलग टॉपिक्स हैं, शॉर्ट में अगर आता है तो आपको इतनी ही डेफिनिशंस लिखनी होती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इस चैप्टर में टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक का मतलब क्या होता है? अभी हमारी क्लास हो रही है, मैं आपसे कहूँगा क्लास खत्म हो जाए तो क्लास का फीडबैक दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी? यानी आपने जो पढ़ा उसके रिस्पॉन्स में आपको क्या समझ में आया, आप मुझे बताएँगे, ये क्या कहलाएगा? ये फीडबैक कहलाएगा। अब फीडबैक हमारे पास 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हमसे? ये डिटेल क्वेश्चन है। डिटेल का मतलब होगा तफसील से हमें लिखना होता है। डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म एंड आल्सो एक्सप्लेन इट टाइप्स विद एग्जांपल। टाइप्स भी बतानी है और एग्जांपल भी बतानी है। आइए फीडबैक को डिफाइन करते हैं। देख रहे हैं किस तरह सेंटर में हेडिंग लगी हुई है फीडबैक सिस्टम और साइड में हेडिंग लगी हुई है डेफिनेशन। आपको भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। देयर आर नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस functioning in the body to maintain the homeostasis. It requires the check and balance.
द चेक एंड बैलेंस सिस्टम इज कॉल्ड एज फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम को दूसरा हमने क्या नाम दे दिया? चेक एंड बैलेंस का। इसी की मदद से हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस ठीक तरीके से हो सकता है। फिर एक्सप्लेनेशन, यूजुअली हार्मोन्स कंट्रोल दिस फीडबैक सिस्टम बट इट इज अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। हार्मोन्स ये काम कर रहे होंगे लेकिन अल्टीमेटली हार्मोन्स का रिलीज भी कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? हमारे नर्वस सिस्टम से। मैं एक एक वर्ड आपको पढ़ के इसलिए समझा रहा हूँ कि जब कुछ चीज हम समझ लेते हैं तो याद करना हमारे लिए आसान हो जाता है। When any change in the internal environment takes place, it is detected by the receptors and immediately reported to the control center, that is brain, which decide about the appropriate response and send its instruction to the effector. अब यूं समझिए कि आप बैठे हुए, आपका हाथ है और आपके हाथ पर किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब आपके हाथ पे ठंडा पानी गिरा तो आपका हाथ रिसेप्टर था जिसने रिसीव किया। एक न्यूरॉन इस मैसेज को कहां लेकर गया? ब्रेन के पास। ब्रेन क्या है? कंट्रोल सेंटर। ब्रेन ने कहा हाथ हटाओ, आपने वहां से हाथ हटा दिया, तो जो आपने हाथ हटाया अब आपका हाथ क्या बन गया? इफेक्टर। कोई भी चीज इस वक्त अगर आप बैठे हुए हैं, आप किसी की तरफ कोई चीज फेंकते हैं, वो उस पर आपको रिस्पॉन्स देता है। वो रिस्पॉन्स क्यों दे रहा है? क्योंकि ब्रेन ने उसको बताया था, उसके मैकेनिज्म चल रहे हैं। पैरालिसिस का पेशेंट होता है ना, हम कहते हैं कि सर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो जवाब नहीं देता, उसके हाथ में दर्द नहीं होता, चूंकि उसकी न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती है, उसका फीडबैक मैकेनिज्म काम नहीं करता। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक पर। कितनी टाइप्स हैं सर? दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आइए जानते हैं कि नेगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है। द अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस इन द रिलेशन टू एनी चेंज इन द बॉडी इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक। क्या होता है नेगेटिव फीडबैक? अपोजिट इफेक्ट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, आपकी बॉडी ने एक चीज इंक्रीज की, अब आपकी बॉडी कुछ केमिकल को रिलीज करती है उसे डिक्रीज करने के लिए, तो ये कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक। एग्जाम्पल लेंगे तो बात समझ में आएगी। आपने बहुत ज्यादा चीनी खाई तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, अब आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी ग्लूकोज के लेवल को डाउन करने की कोशिश करेगी। ऐसा ही है, आपने चीनी ज्यादा खा ली तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, आपकी बॉडी ने क्या किया सर? इंसुलिन को रिलीज किया और ग्लूकोज के लेवल को डाउन किया। जब आपकी बॉडी ने ग्लूकोज के लेवल को डाउन किया तो जरा सोचिए, एक चीज बढ़ी, बॉडी ने उसको कम किया, कैसा मैकेनिज्म हो गया? नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? अगर सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। अच्छा जी, जब डिलीवरी प्रोसेस किया जा रहा होता है तो उस वक्त यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटॉक्सिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करता है, क्योंकि उस वक्त तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेबी प्रॉपरली डिलीवर होगा। आपकी बॉडी ने एक फंक्शन किया, हमारी बॉडी से केमिकल रिलीज हुआ ऑक्सीटॉक्सिन, उसने इस फंक्शन को और तेज कर दिया। जब तेज कर दिया तो क्या कहलाएगा सर? कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तेज कर रहा है काम को पॉजिटिव, तेज नहीं कर रहा नेगेटिव। तो हमने एग्जांपल्स के साथ इस डिटेल क्वेश्चन को पढ़ लिया और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बार बार पॉज करके इन्हें लिख भी रहे हैं अपने पास, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं इन चीज़ों को, ये आपको याद नहीं रहेंगी। डे वन से चीज़ें अगर हम याद करते रहेंगे तो बाद में हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और डिटेल क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्लास अटेंड करने बैठे तो उस वक्त आपको पता हो कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आती है, ताकि नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए आपके पास ये ऑलरेडी आपको पता हो कि ये हमें आज हमें कितने मार्क्स पढ़ने हैं। तो डिटेल क्वेश्चन का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और ये आपको 6-7 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं। सवाल क्या है? डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स इन डिटेल। डिटेल में बताना है आपको। अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन है क्या। The metabolic reaction on which life depends require a precise balance of water and dissolved salt. हमारी बॉडी में जो हम इतना प्रॉपर इस वक्त अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, चूंकि वाटर और सॉल्ट इस सब की कंसेंट्रेशन बैलेंस हुई हुई है। Among the salts whose concentration must be regulated in amino acids, protein, dissolved ions such as sodium, potassium, calcium and bicarbonate. वाटर एंड सॉल्ट के साथ और क्या क्या चीजें मेंटेन रहेंगी सर? अमाइनो एसिड मेंटेन करना, प्रोटीन मेंटेन करना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, इन तमाम आइंस को मेंटेन करना भी किस में आ जाएगा सर? ऑस्मो रेगुलेशन में आ जाएगा। ईच सेल मस्ट एडप्ट टू डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर in relation to the salt in it to perform its function. Homeostatic mechanism maintain the concentration by osmoregulation. अगर ये कंसेंट्रेशन मेंटेन नहीं होगी तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती। बॉडी के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हम कहते हैं कि इनका मेंटेन होना जरूरी है।
अब बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस अकर व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस आर सेपरेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस को डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे सर? हम कहते हैं ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच देयर इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वही बात हमने यहाँ पर कर दी कि बीच में एक मेम्ब्रेन मौजूद है। अब हमारे पास तीन तरह के बेटा सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टॉनिक का मतलब होता है सॉल्ट। तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो गया? सॉल्ट ज्यादा। सॉल्ट ज्यादा तो क्या कम? पानी कम। अब हो गया हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब है कम, क्या चीज कम? टॉनिक यानी सॉल्ट कम। सॉल्ट कम तो क्या ज्यादा? वाटर ज्यादा, ठीक है। आइसो मतलब सेम। सेम से क्या मुराद है? सिमिलर किससे? आपकी बॉडी से। तो हमें अब ये क्लियर हुआ कि तीन तरह के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, हाइपर, हाइपो एंड आइसो। आइए अब यहां पढ़ते हैं हम। There is net movement of water from hypotonic solution to hypertonic solution until the solute concentrations are equal. Hypo में क्या है? Salt कम है, water ज्यादा है। Hyper में क्या है? Salt ज्यादा है, water कम है। तो क्या लिखते हैं? Net movement of water from hypo to hyper. Water क्या move करेगा? ज्यादा से कम की तरफ move करेगा। When the concentration of water is greater outside the cell, the water moves from outside to inside. अगर बाहर ज्यादा है वाटर तो क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ आएगा। चूंकि प्लांट सेल है तो वो बर्स्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या मौजूद है? सेल वॉल मौजूद है। लेकिन अगर वो एनिमल सेल होता तो स्वेल करके बर्स्ट कर सकता था। ये भी हमें, चूंकि पेपर में साइंटिफिक रीजन भी पूछे जाते हैं तो इसका भी हमें ख्याल रखना है कि ये भी हमें साइंटिफिक रीजन के तौर पर पूछा जा सकता है। अब हमारे पास आते हैं बेटे हम टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। इस बुनियाद पर हम प्लांट्स को चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। आइए पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। सर हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। मीठे पानी में जो पाए जाते हैं उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स का नाम दे रहे हैं। द प्लांट्स में बी पार्टली और टोटली सबमर्ज इन वाटर। या तो कुछ हिस्सा या फिर तमाम का तमाम हिस्सा पानी के अंदर मौजूद होगा। दे डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर। चूंकि पानी में रहते हैं तो पानी हासिल करने में इन्हें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आती। ये एक्सेस वाटर रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? एडेप्टेशंस। अच्छा बच्चों याद रहे, ये एडेप्टेशंस अलहदा से भी पूछी जाती हैं कि व्हाट आर द एडेप्टेशंस बाय हाइड्रोफाइट्स। 2 नंबर के लिए अलग से भी पूछ सकते हैं या फिर कंप्लीट भी आ सकता है। देयर लीव्स आर लार्ज, so surface area is large for the removal of excessive water by transpiration. लीव्स पर क्या होते हैं सर? स्टोमेटा। अगर लीव्स का सरफेस एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा स्टोमेटा होंगे। स्टोमेटा क्या करते हैं सर? ट्रांसपायरेशन। जितने ज्यादा स्टोमेटा उतनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा एट अपर सरफेस ऑफ लीव्स। द स्टोमेटा ऑलवेज रिमेन ओपन। स्टोमेटा का काम क्या था सर? ट्रांसपायरेशन करना। इनके पास ज्यादा भी मौजूद होंगे, हर वक्त खुले भी रहेंगे ताकि कंटिन्यूसली वाटर लॉस करता रहे। रूट मौजूद नहीं होगी, और अगर रूट होगी भी तो रूट हेयर्स नहीं होंगे। रूट का काम क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब करके लाना। क्या इन्हें वाटर एब्जॉर्ब करने की जरूरत है? नो, इन्हें वाटर एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, चूंकि ऑलरेडी इतना वाटर इनके पास मौजूद है। तो ये एडेप्टेशंस में हमें याद रहेंगी। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास मीजोफाइट। मीजो मतलब होता है दरमियाना, मॉडरेट। तो जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं उन्हें हम नाम देते हैं मीजोफाइट्स का। द टाइप ऑफ प्लांट दैट आर फाउंड इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर आर कॉल्ड एज मीजोफाइट। ज्यादातर क्या शामिल है इसमें? एंजियोस्पर्म। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इस बात को याद करने का आसान तरीका है हमारे पास, इस तरह पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। नो आ रहा है, नॉन फ्लावरिंग है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग है। These are the land plants and can easily maintain their water balance. When there is sufficient supply of water, the stomata are kept open, but when there is restricted supply, stomata are closed. पानी मौजूद होगा स्टोमेटा खुलेंगे, पानी मौजूद नहीं होगा स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो इनके पास मॉडरेट प्लान मौजूद है। इसके लिए ज्यादा वाटर लॉस ना हो उसके लिए क्या करते हैं सर? इनके स्टेम पर और लीव्स पर शाइनी कवरिंग होती है, उसे हम नाम देते हैं क्यूटिकल का। जो शेप होगी हमारे पास वो भी नॉर्मल होगी, चूंकि बहुत ज्यादा स्टोमेटा भी नहीं चाहिए, बहुत कम स्टोमेटा भी नहीं चाहिए। और जब लीफ फॉल होता है उससे भी ये वाटर को रेगुलेट कर सकते हैं। थर्ड टाइप आती है हमारे पास जीरो फाइट। मैं बच्चों को सारा याद कराता हूँ कि जीरो का मतलब है नहीं, जीरो हो गया ना यहाँ पर, और फाइट का मतलब था प्लांट। तो जब वाटर नहीं होगा हमारे पास और प्लांट डेवलप कर रहे होंगे तो उस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं जीरो फाइट्स का। नाउ दीज आर द प्लांट्स विच आर फाउंड इन ड्राई प्लेसेस सच एज डेजर्ट्स, स्टीप हिल्स।
ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी में वाटर पोटेंशियल बहुत कम है, क्या एडेप्टेशंस करते हैं ये? सो दीज आर द एडेप्टेशंस। ये भी याद रहे स्टूडेंट्स के, अलग से भी पूछी जाती हैं शॉर्ट में और लॉन्ग में आएंगी तो आपको नोट्स बनाकर लिखना होगा। रूट इज डीप वर्टिकल टू एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इट ऑल्सो स्प्रेड हॉरिजॉन्टली। रूट्स यहाँ पर बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं क्योंकि रूट से वाटर एब्जॉर्ब होना है। लीव इन मोस्ट केसेस आर एब्सेंट। क्यों? वो बात याद है ना हमें, लीव्स हैं तो स्टोमेटा है, स्टोमेटा है तो ट्रांसपायरेशन है। तो क्या होगा, लीव्स या तो मौजूद ही नहीं होंगे या फिर झड़ जाएंगे, या फिर ये लीव्स का जो सरफेस एरिया वो इतना कम हो जाएगा कि ये कांटों में तब्दील हो जाएंगे, स्पाइन्स बन जाएंगे। और अब आप ये सोचते हैं कि सर फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा होगा? ऐसे वक्त में स्टेम में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, ये एडेप्टेशन है। आपको ये भी साइंटिफिक एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात याद रहे कि अगर लीव्स नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? सर फिर फोटोसिंथेसिस उसकी बॉडी में कहाँ से डेवलप हो जाएगा? स्टेम डेवलप करेगा। लीव्स क्यूटिकल और हेयर से कवर्ड होंगे और स्टोमेटा डूबे हुए होंगे, कम होंगे, जितने कम स्टोमेटा होंगे उतनी ज्यादा अच्छा होगा इनके लिए। सकुलेंट की डेफिनेशन बेटा अलग से एक नंबर के लिए भी पूछी जाती है। इन रेनी सीजन स्टेम रूट एंड लीव्स स्टोर वाटर इन देयर पेरेन्काइमेटस सेल्स एंड सच पार्ट्स आर कॉल्ड एज सकुलेंट। ये पूछा जाता है व्हाट आर सकुलेंट्स, तो आपको ये एक लाइन की डेफिनेशन यहाँ पर बतानी होगी। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास हेलोफाइट्स। व्हाट आर हेलोफाइट्स? हम कहते हैं द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट एंड मार्शी एरियाज आर कॉल्ड एज हेलोफाइट्स। जहां पर सॉल्ट बहुत होगा सॉइल में, दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर विच हैज हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। इनकी बॉडी में वो पानी आता है जिसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। सच प्लांट्स एक्टिवली एब्जॉर्ब सॉल्ट बाय देयर रूट एंड एज द सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन देयर रूट शेल बिकम हाई, दे एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के जरिए वाटर इन कर रहे होते हैं क्योंकि अब इनके सेल्स में सॉल्ट ज्यादा हो जाता है। एक्सेस ऑफ सॉल्ट एब्जॉर्ब बाय रूट इज स्टोर्ड इन द सेल्स एंड एग्जीक्यूटेड आउट फ्रॉम सॉल्ट ग्लैंड इन लीव्स। इनकी बॉडी में सॉल्ट ग्लैंड्स मौजूद होंगे और ये इन सॉल्ट ग्लैंड्स की मदद से अपनी बॉडी से इसे एक्सक्रीट आउट करेंगे। The salt dust secreted by some species help them to trap water vapors from air which is being absorbed in liquid form by the leaf surface. सॉल्ट बॉडी से बाहर जाएगा और वाटर बॉडी में इंट्रैप होना स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। हमने होमोस्टैसिस को डिफाइन किया, हमने एस्पेक्ट्स पढ़े उसके, हमने फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। आप मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने साथ साथ नोट्स भी बनाए अपने और आपके नोट्स इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं। अटेंडेंस बेटा आप लोगों को इस तरह मार्क करनी है कि आपने जो कॉपी में नोट किया था उसकी तस्वीर खींचकर आप हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे 0333224303 पर। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी। अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हुई तो आपको इस चैप्टर के जो नोट्स इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तमाम के तमाम नोट्स भी आपको ऑनलाइन पीडीएफ में मिल जाएंगे। जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उस ग्रुप में एडमिन कंट्रोल है, लेकिन आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं अपनी अटेंडेंस के लिए ताकि आपकी अटेंडेंस भी साथ साथ मेंटेन होती रहे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं तो आप 0333224303 पर अपने नाम और कॉलेज के साथ मैसेज कर दीजिए ताकि आपकी भी रजिस्ट्रेशन कर दी जाए। इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।